वेलकम ऑल स्टूडेंट। मैं यहाँ पे आरपीसी अधीन सेवा के अधीन जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी जनरल साइंस कवर कराऊंगा। उसमें आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की सारी जो साइंस है उसको निचोड़ निकाल के सब कुछ कवर कराऊंगा। इससे रिलेटेड आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉल्व करेंगे और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे रिलेटेड अपन सीईटी का भी एग्जाम देखें या एडीसी का एग्जाम देखें तो उसमें सारा कवर करेंगे और जनरल साइंस जो भी आती है उसमें अपन टॉपिक वाइज टॉपिक सारा क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और टॉपिक भी क्लियर सारे करेंगे। अब है जो कि अपन इसमें देखते हैं सीईटी से रिलेटेड देखते हैं। सीईटी में जो कि फर्स्ट टॉपिक है जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देते हैं। कुछ एग्जामों में कुछ देते हैं टॉपिक फर्स्ट और कुछ एग्जाम में कुछ देते हैं। अपन है जो कि फर्स्ट टॉपिक है जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। इसमें देखते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अपन पहले जो कि केमिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद अपन फिजिक्स और उसके बाद बायोलॉजी को पूरा कवर करेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसमें कोई भी जो भी बच्चों को नॉर्मल प्रॉब्लम आती है उसको भी वो अपन शॉर्ट ट्रिक से या कुछ आराम से क्लियर करेंगे। उसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, वैसे बच्चे इस चीजों को भी रटते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, कैसे है, क्या है, वो अपन देखते हैं। देखो, भौतिक अवस्था, पहले तो ये देख लेते हैं भौतिक अवस्था होती क्या है, फिर उसके बाद परिवर्तन के बारे में बात करेंगे अपन। भौतिक अवस्था, कोई भी पदार्थ होता है उसकी भौतिक अवस्था वो होती है जो जिसको अपन देख सके, महसूस कर सके, वो उसकी भौतिक अवस्था होती है। जैसे कि आकार, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, उसका आकार अपन देख सकते हैं, आकार इसकी भौतिक अवस्था में आती है। आकृति, रंग, गलनांक, क्वथनांक, ये इसकी भौतिक अवस्था होती है। और बच्चे जो कि ये कंफ्यूज होते हैं कि भौतिक अवस्था में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी सुगंध हो गई वो भी ले सकते हैं। ये अपन इस भौतिक अवस्था में लेते हैं। पहले अपन भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर भौतिक परिवर्तन क्या होता है वो पढ़ेंगे। भौतिक अवस्था में होता है आकार, आकृति, रंग, गलनांक, क्वथनांक, सुगंध इत्यादि। अपने को आराम से इसको देखते जाना है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, सब चीज कवर करेंगे। अगर इतना कर लोगे तो आपके कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आकार, आकृति, रंग, गलनांक, क्वथनांक, सुगंध इत्यादि। अब बात करते हैं, बच्चे गलनांक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वथनांक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते किसको है। छोटे 6वीं 7वीं में दी हुई होती है डेफिनेशन। क्वथनांक, छोटी क्लासों में डेफिनेशन दी हुई होती है कि ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाए उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। लेकिन 10 से रिलेटेड या जनरल साइंस में देखें तो अपन इससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर कोई घुमा के भी क्वेश्चन दे तो अपन क्वथनांक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन गलत ना करें। इसके लिए देखो एक डेफिनेशन होती है, ऐसा ताप वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वातावरण के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वातावरण के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। अब बच्चों में प्रॉब्लम आती है, सर ये ताप तो ठीक है, अब ये वाष्प दाब किसे कहते हैं वो देखते हैं। वातावरण का वाष्प दाब अपन एक एटमॉस्फेयर वाष्प दाब अपन मान के चलते हैं कि एक एटमॉस्फेयर वाष्प दाब होता है, लेकिन ये द्रव का वाष्प दाब क्या है वो देखते हैं। जैसे कि कोई ये द्रव है, इसको अपन थोड़ा सा गर्म करना शुरू करेंगे, ये द्रव के मॉलिक्यूल है, द्रव के मॉलिक्यूल में कुछ एनर्जी होती ही है और वो थोड़ा सा वाष्प में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, वाष्प एटमॉस्फेयर प्रेशर में वाष्प में कन्वर्ट होते हैं।
जैसे कि देख लेते हैं, ये अपना वाष्प दाब ये बना रहा है और वातावरण का वाष्प दाब ये रहा, जो कि पानी को ऊपर उठने नहीं दे रहा है, उबलने नहीं दे रहा है। यह है वातावरण का वाष्प दाब। वाष्प दाब। जैसे जैसे अपन द्रव को थोड़ा सा गर्म करना शुरू करेंगे तो द्रव के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, वाष्प में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो वो वाष्प दाब लगाएगी। यहाँ पे अपन तीन छह एरो से देखते हैं कि अगर वातावरण का वाष्प दाब अपन 1 एटमॉस्फेयर माने तो देखो यहाँ पे 3 एरो, ये अभी वाष्प दाब कम है। जैसे जैसे गर्म करेंगे द्रव के अणु वाष्प में कन्वर्ट होंगे और दाब लगाएंगे और दाब लगाएंगे और दाब लगाएंगे। देखो कि यहाँ पे भी 3 और 3 6 माने के वाष्प दाब इसके बराबर हो गया। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं तो ये उबलने लग जाता है, उबलने लग जाता है, उबलने लग जाता है। इस टेम्परेचर को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और उसके बाद वो उबलना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने वाष्प दाब, वातावरण का जो वाष्प दाब की जो लिमिट थी उसने क्रॉस कर दी, फिर इसलिए वो कूदता है। कूदने का रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसने वातावरण के वाष्प दाब की लिमिट को क्रॉस कर दी। मतलब वह ताप किसके लिए, द्रव के लिए, वह ताप जो वातावरण के वाष्प दाब के बराबर कर दे, किसको, द्रव के वाष्प दाब को, तो उसको कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक का एक इजी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। एक ताप होता है जिस पर वातावरण का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। इसके बेस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो बच्चे इसको गलत करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। कहते हैं कि प्रेशर कुकर, ये रहा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में कहते हैं सर खाना जल्दी बनता है। कैसे बनता है आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, घर वालों ने कह दिया प्रेशर कुकर में खाना बनाना है, जल्दी बनता है, अपने ने तो इतना रट लिया। लेकिन अपन को देखना है कि वो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता कैसे है, वो देख लेते हैं। आज अपन देख लेते हैं वो सीटी बजने का रीजन क्या है और सीटी बजने से होता क्या है। देखो जैसे प्रेशर कुकर को गर्म किया जाता है, ये रहा द्रव, वातावरण का वाष्प दाब पहले था जब अपन ने ढक्कन बंद किया था, ये रहे देखो 6 एरो बना दिए, ठीक है। जैसे जैसे गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प भी कन्वर्ट हो गई, यही वाष्प दाब बना रही है, यही वाष्प दाब बना रही है और यही वाष्प दाब बना रही है। धीरे धीरे क्या होगा कि द्रव का वाष्प दाब, द्रव का ये वाष्प दाब है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद अपन देख लेते हैं कि द्रव, ये देखो द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब अपने को क्या है कि गर्म करना पड़ेगा इसको बराबर लाने के। जैसे गर्म किया ये ऊपर हो गया, अपने वातावरण का वाष्प दाब बढ़ गया। अब अपने को थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं द्रव का नॉर्मली क्वथनांक, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का देखें तो। जैसे अपन कुकर में, प्रेशर कुकर में लेंगे तो यही प्रेशर इसमें आएगा, तो ऊपर से प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि ये ढक्कन तो बंद है, ऊपर से प्रेशर बढ़ गया। अब इसको इसके बराबर आने में टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये 100 डिग्री पर गर्म नहीं होकर वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू होगा, क्योंकि इसके बराबर आने में, टेम्परेचर में आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या होता है कि जो खाना 100 डिग्री पर 10 मिनट में पकता था, वही 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर वही खाना 5 मिनट में ही पक जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया और इस प्रेशर कुकर के कारण। इसलिए खाना जल्दी बनता है प्रेशर कुकर में, ये 5 मिनट में इसलिए बन जाता है। इसको कहते हैं क्वथनांक का जादू। ये क्वथनांक का जादू है, क्योंकि देखो अपने प्रेशर कुकर लगाया, प्रेशर कुकर से क्या होगा, ये प्रेशर ऊपर वाला बढ़ गया, नीचे से ताप ज्यादा देंगे, ज्यादा देंगे तो एक टाइम लगेगा कि इस ताप को, इस वातावरण के दाब के बराबर आने में 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया। उसके बाद वो बहुत जल्दी 5 मिनट में उसको पका देगा और उसको तैयार कर देगा। ये होता है कि अपने वातावरण का वाष्प दाब, या जो वाष्प दाब है प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, ताप है जो कि 100 की जगह 105 या 110 पर फिर वो क्वथनांक होता है। फिर उसके बाद उसके कारण है जो कि वो जल्दी से पक जाता है, क्योंकि 100 डिग्री पर अपन ने माना था 10 मिनट में पकता है। तो वही अगर है ना प्रेशर कुकर में जो प्रेशर बाहर तो गई नहीं, तो 110 डिग्री पर वो क्वथनांक बनेगा, तो वो जो कि 5 मिनट में पक जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ये है भौतिक अवस्था के बारे में। फिर बात करते हैं अपन आकार, आकृति। आकार आपने को पता है, किसी भी चीज का आकार जो आकृति है वो अपन उसके बारे में ज्ञात है, ध्यान है।
अब देखते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन, अब ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या है वो देखते हैं। इसके लिए इसमें क्या होता है, आकार आकृति इनमें चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन बात देखें तो स्टार ही लगा लो कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जो ए से बी में गए, फिर इसके बाद बी से ए में वापस आ सकते हैं, उसको कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये है भौतिक परिवर्तन की मेन बात। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। कोई भी भौतिक अवस्था परिवर्तन होगा, और वो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होगा वापिस अपन रिटर्न भी ला सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके, तो इसको कहते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन। मेन अपने को ये ध्यान रखना है, उत्क्रमणीय जो परिवर्तन हो सके वो तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गए, अगर वापस नहीं ले आ सके तो वो रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे अपन देखते हैं, अपन बात करते हैं पानी की। पानी की तीन अवस्था देख लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में अपने को सब कुछ पता भी होता है। ठोस के मॉलिक्यूल जो कि पास पास होते हैं, द्रव के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा दूर होते हैं। लेकिन ये होते कैसे हैं, इसमें देखते हैं कि ठोस से जब द्रव में जाना होता है अपने को ताप बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्या होगा, ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाते हैं। अब बात आती है ताप में, तो ऐसा कर लिया अपन ने। दाब में क्या करें, दाब अपने को घटाना पड़ता है। जब दाब अपन घटाते हैं तो ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में आते हैं। ये अवस्था परिवर्तन होती है पानी की, अगर तीनों स्टेज में देखें तो, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब देखो कैसे, कोई भी ठोस है जिसको गर्म करेंगे द्रव में आ जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस में आ जाएगा। लेकिन ये दाब वाला सिस्टम है जो कि अपन को नॉर्मली फील नहीं करते। अपन कैसे फील करें, जैसे अपन घर की टंकी होती है गैस की, एलपीजी, कहते हैं सर अपन ने तो यूज लिया, खाना बनाया, खाना खाया, और अपने को और क्या चाहिए, एलपीजी गैस यूज आ रही है, कैसे आ रही है, क्या नहीं आ रही है, अपन देखते नहीं है। साइंस के स्टूडेंट है लेकिन अपने को देखना चाहिए। कैसे हुआ, यहाँ पे इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है, एलपीजी गैस भरी हुई है, वो भी प्रेशर ज्यादा है। आपको पता है प्रेशर घटाएंगे तो इस तरफ, बढ़ाएंगे तो इस तरफ होगा। अब जैसे ही अपन ने, ये एक नोजल होती है जो यहाँ पे रेगुलेटर का काम करती है, वो क्या करती है, इसको यहाँ पे हिट करती है, जिससे क्या होती है, ये गैस आती है इधर, तो हो गया प्रेशर कम। ठीक है। अब ये जहां पे ये प्रेशर ज्यादा है तो ये होती है द्रव अवस्था में। जैसे ही अपन ने उसको नोजल को हिट किया, हिट करने के बाद क्या है, वो गैस आएगी बाहर गैस आएगी, तो इस प्रेशर के कंपेयर में वो प्रेशर है कम। जैसे ही प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम है तो वो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। मतलब वो जो एलपीजी गैस द्रव अवस्था में थी वो गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। कैसे परिवर्तन हो जाती है, प्रेशर घटाने के कारण। अब प्रेशर घटाने के कारण अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, अपन नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं। लेकिन अब अपन देखें कि इस भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। बर्फ है, बर्फ को अपन ने गर्म किया, पानी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपन ने ताप बढ़ाया है। ताप बढ़ाने पर अपन ने बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे बर्फ का पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अपने को पानी से वापस बर्फ में लाना है तो ताप को कम करना पड़ेगा। ताप कम करने पर ये वापस पानी से बर्फ में आ जाएगा, पानी से बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और ताप बढ़ाने पर बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसे परिवर्तन जिसमें बर्फ से पानी और या ठोस से द्रव, द्रव से वापस ठोस में आ सकते हैं, उसको भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, अपन ने देखा था कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अपन एक बात की थी, स्टार लगा के कहा था कि उत्क्रमणीय होते हैं। देख लो, जहां पे बर्फ था
बर्फ का वापस पानी में आ गया, पानी को ठंडा करके वापस बर्फ में ला सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं इसको, जिससे अपन को पता चल गया है कि ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और भी कोई चीज में अगर देखें तो आकार आकृति में परिवर्तन देख सकते हैं। अब बर्फ से पानी में जो कन्वर्ट होता है उसको कहते क्या है, इसके लिए अपने को टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं गलनांक। गलनांक ऐसा ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाए, ठोस है जो कि द्रव में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं गलनांक। ये डेफिनेशन है जो कि 7वीं 8वीं तक चल जाती है कि वह ताप जिस पर कोई भी ठोस है जो कि द्रव में कन्वर्ट हो जाए उसको गलनांक कहते हैं। लेकिन अपन और आगे की बात करें, गलनांक किसे कहते हैं, तो अपन और देखें तो वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब, ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के, द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे गलनांक कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है जो कि 10th या 10th के बाद में आती है, लेकिन इससे रिलेटेड है जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलनांक की डेफिनेशन की वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। लेकिन क्वथनांक में देखा था कि द्रव का वाष्प दाब वातावरण के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को क्वथनांक कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे गलनांक की बात कर रहे हैं, ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे गलनांक कहते हैं। इसके बेस पे देखते हैं कि बर्फ है, कहते हैं कि बर्फ है को अगर छोड़ देते हैं वातावरण के वाष्प दाब पर या वातावरण में तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आइसक्रीम फैक्ट्री में देखते हैं, आइसक्रीम में तो उसमें क्या होता है, NaCl नमक ऊपर बुरका दिया जाता है या नमक डाल दिया जाता है उसके ऊपर। जैसे ही कोई भी बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ होती है, उसके ऊपर है जो कि अगर नमक डालते हैं तो वो देरी से पिघलती है। देरी से क्यों पिघलती है, जैसे ये नमक डाला, जैसे ये बर्फ है, बर्फ पर अगर अपन नमक डाल देंगे NaCl, ये क्या करता है, ये अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। यह अवाष्पशील पदार्थ क्या करता है कि वाष्प दाब को कम कर देता है, वाष्प दाब को कम करता है, वाष्प दाब को कम कर देगा। और अगर वाष्प दाब को कम कर देगा तो इसके गलनांक में भी कमी आ जाती है। वो कैसे आती है वो देखते हैं अपन। देखो ये है बर्फ, ये है द्रव। अपन ने कह दिया कि वह ताप, गलनांक की जब बात करते हैं, गलनांक की बात करते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसको गलनांक कहते हैं। लेकिन अपन ने नमक डालने के कारण जो बर्फ है जो कि देरी से पिघलती है वो कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे कि अपन ने नमक डाला NaCl जो कि एक अवाष्पशील पदार्थ है, इसके कारण अपन ने देरी से कैसे पिघल रहा है, जैसे बर्फ है, बर्फ पर अपन ने NaCl डाल दिया, मान लेते हैं इसका कुछ वाष्प दाब है जो कि 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लिया, इसका वाष्प दाब कुछ कम होता है तो इसलिए अपन एक बार मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। जैसे अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब में कमी होती है। अब देखते हैं अपन ने क्या है, टेम्परेचर करना है कम। जो पहले सामान्य अवस्था में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसके वाष्प दाब में जैसे ही अगर अपन ने नमक डाला तो उसके वाष्प दाब में आ गई कमी, वाष्प दाब में कमी आ गई तो बर्फ के वाष्प दाब जितना था तो उसके में कमी और कमी आ गई, तो ऐसे मान लेते 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया होगा। जो अपने को द्रव से बर्फ में लाने के लिए इतना टाइम लग रहा था 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, अब अपने को 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो द्रव से बर्फ में आएगा तो भी टाइम लगेगा। अब बात आई कि यहाँ से द्रव से बर्फ में आ गए, यहाँ पे तो टाइम लग गया। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से बर्फ बन रही थी, जैसे आपने नमक डाल दिया वो बर्फ बनेगी यहाँ पे, जो कह सकते हो कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन रही है। अब यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा था 1 मिनट,
बर्फ के अंदर अपन ने NaCl डाला, अवाष्पशील पदार्थ डाला, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी हो गई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी कमी हो गई, 0.5 हो गया। 0.5 हो गया तो यहाँ हो गया, तो अब इसका जो गलनांक है वो यहाँ आ गया, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया माइनस में। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा तभी तो कोई बर्फ पिघलेगी, तो उसके लिए मान लेते हैं 1 मिनट लग रहा था। लेकिन अब NaCl डालने के कारण वाष्प दाब में कमी आ गई, इसके गलनांक में कमी आ गई। गलनांक में कमी आने के कारण अब ये इसको टाइम लगेगा इतना, जो कि हो सकता है कि 2 मिनट लगे, और 2 मिनट लगने के कारण अब इसकी जो पिघलने की प्रोसेस है वो स्लो हो गया और वो देरी से पिघलेगी, इसलिए वो आइसक्रीम हो गई या बर्फ हो गई वो देरी से पिघलती है। दोबारा देखते हैं, बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल जाती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जाते हैं तो पिघल भी जाती है। यहाँ पे मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि अपन काल्पनिक ले रहे हैं समझने के लिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, इसको यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से यहाँ आया बर्फ पिघल गई। अब अपने को क्या है, नमक डाल दिया उसके अंदर, देरी से बर्फ पिघले। कोई भी सिल्ली लेके आते हैं बर्फ की या कोई आइसक्रीम लेके आते हैं, वो देरी से पिघलती है। कैसे? इस टेम्परेचर, इस बर्फ पर या कोई भी आइसक्रीम पर अपन ने NaCl लगा दिया, जो कि अवाष्पशील पदार्थ है, ये वाष्प दाब में कमी करता है। वाष्प दाब में कमी की मतलब 0.5 पर आ गया होगा, और बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन रही थी वो बनेगी -0.5 पर, तो बर्फ तो अब यहाँ आ गई। अब बर्फ का जो बर्फ है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड से -0.5 पर आ रही है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आने में बर्फ को पिघलने में 1 मिनट लग रहा था, अब इस तरफ शिफ्ट होने के कारण अब यही टाइम है जो कि 2 मिनट लगेगा, और ये बर्फ है जो कि देरी से पिघलेगी। ये रीजन होता है NaCl नमक डालने के कारण, इसके कारण देरी से पिघलती है। अब अपन देखते हैं कुछ और परिवर्तन। ठोस, द्रव, गैस। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई पानी है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर कोई पानी है, तो इन दोनों में ज्यादा ठंडा कौन, ज्यादा ठंडा कौन होगा और क्यों? तो बच्चे सोचते हैं कि अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेम है तो दोनों ठंडे तो बराबर होने चाहिए, और फिर उसके बाद उनको टेंशन हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसके साथ ही फेमस है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्प है, भाप है। वाष्प है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी है, तो इसमें ज्यादा गर्म कौन होगा? बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ऐसे सोचते हैं कि गर्म ज्यादा कौन होगा। बच्चे इन क्वेश्चन को देख के ऐसा सोचते हैं या तो ये क्वेश्चन ही कोई गलत हुआ होगा, और या देखते हैं कि अब इसमें क्या तो कॉन्सेप्ट लगा है, कभी कोई ना बर्फ बर्फ पर टिक करके आ जाता है, ये टिक करके देता है, ये टिक कर देता है, या तो अकड़ बकड़ में कहीं सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि इसका होना क्या है। तो देखते हैं अपन इसको। जैसे कोई भी अवस्था है ठोस, तो रियल में होता क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे एक बार और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे है जो कि अपन -5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे अपन है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, इसके बाद और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, और इसके आगे जो कि अपन 110 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, जिससे अपने को पता रहेगा कि रियल में हो क्या रहा है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपने को पता ही है कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड में तो बर्फ है जो कि ठोस अवस्था में होगी। अब रही टेंशन यहाँ पे भी बर्फ या कोई भी पानी है जो ठोस अवस्था में, यहाँ पे द्रव अवस्था में, और ये भी द्रव अवस्था में, ये वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में,
वाष्प अवस्था में, और ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाष्प अवस्था में होना ही है। अब टेंशन तो ये आती है कि 0 डिग्री से 0 डिग्री और 100 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कॉन्सेप्ट ये क्या है, वो देखते हैं। जैसे ही कोई अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब बर्फ के लिए या पानी के लिए देखें तो ये 80 कैलोरी होती है। अब देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी ठोस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी द्रव है, लेकिन अवस्था परिवर्तन हुआ है, और अवस्था परिवर्तन में गुप्त उष्मा हो गई ऐड या जुड़ गई। और जैसे ही गुप्त उष्मा जुड़ेगी, ये इस पे आया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 80 केल्विन टेम्परेचर या 80 केल्विन ऊर्जा, तो जिसके कारण क्या होगी, द्रव है जो कि ज्यादा गर्म हो गया, या कह सकते हो बर्फ ज्यादा ठंडी हो गई, जिसके कारण आंसर ये होता है कि बर्फ ज्यादा ठंडी होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ना कि द्रव होगा, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के कारण जो गुप्त उष्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड हो जाता है 80 कैलोरी, इसके कारण है जो कि द्रव जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके कंपेयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ठोस ज्यादा ठंडा होगा। अब देखते हैं वाष्प में, ठोस, ठोस, द्रव, द्रव, गैस और गैस। अभी अपन ने बात की थी ये माइनस 0.5 या -0.5 ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ थी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव थी। अब बात आती है द्रव, यहाँ पे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस। आधे बच्चे तो कहते हैं कि दोनों सर पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन होता है। द्रव से जैसे गैस में जाते हैं तो यहाँ पे भी होता है अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट काम करता है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा है जो कि जैसे ही द्रव से ठोस में जाते हैं तो गुप्त उष्मा है जो कि 540 कैलोरी के करीब लगती है, इसको कहते हैं एच से शो करते हैं। और इसके कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव के कंपेयर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो गैस है वो ज्यादा गर्म होती है। इसलिए कहते हैं जैसे कोई रोटी पकाते हैं तो रोटी से जो भी भाप निकलती है वो ज्यादा गर्म लगती है, क्योंकि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस तो होती है सारे, साथ में गुप्त उष्मा भी होती है, इसके कारण वो ज्यादा गर्म होती है। तो आंसर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाष्प होगी वह ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा गर्म होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होगी वो ज्यादा ठंडी होगी। यह हो गया आंसर, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन पूछा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पर ज्यादा ठंडा कौन होगा, तो अपने को आंसर मिल गया। आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ ज्यादा ठंडी होगी। और एक रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पर ज्यादा गर्म कौन होगा, तो अपने को आंसर मिल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प। और इसका रीजन अपने को पता चल गया, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा के कारण हुआ है सारा खेल। और इसमें भी रीजन हो गया गुप्त उष्मा, उसके कारण सारा खेल हुआ है। अब देखते हैं कि अपन भौतिक अवस्था में परिवर्तन को चेक करते हैं कि कौन सा होता है। मान लेते हैं ये मोम है, इसको गर्म किया तो मोम पिघल गया, मोम पिघल गया, पिघल गया। ये ठोस अवस्था थी, ये द्रव अवस्था है। अब अपन ने देखें तो कुछ परिवर्तन तो हुआ है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है तो चेक कर लें कि उत्क्रमणीय है या नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, वापस इसको टेम्परेचर को किया कम, जिससे ये वापस मोम में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जो भी अवस्था में परिवर्तन होगा वो वापस आप रिवर्स भी ला सकते हो, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अब कुछ बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की।
अब बात करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, उससे पहले बात करनी पड़ेगी रासायनिक अवस्था किसे कहते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं वो देखते हैं पहले अपन। रासायनिक गुण क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल या कोई भी अवस्था या कोई भी पानी या वो कुछ भी होगा तो उसके बीच में उसकी खुद के रासायनिक गुण होते हैं। जैसे कि बर्फ ले लेते हैं, बर्फ का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसमें क्या होता है कि इनके बीच में भी बॉन्ड बने हुए होते हैं, बंध बने हुए होते हैं। और रासायनिक गुण में तो अपन देखते हैं कि तो इसके अंदर कौन से बंध बने हुए होते हैं, बंध कौन से बने होते हैं। ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऑक्सीजन है जो कि 8 नंबर पर आता है, बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे जो 11th-12th में पढ़ते हैं तो उनको ये पता होता है कि ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। तो लेकिन अपन मोटा मोटा ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है एक। ये क्रिया करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, इसको 2 चाहिए, और ऑक्सीजन है जो कि इसके पास 6 है, 8 चाहिए, 6 ये रे, एक 7 और एक 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, ये होता है वाटर, जल। अब इसमें के साथ इसमें जो कि एक हाइड्रोजन बंध भी बनते हैं, हाइड्रोजन बंध भी बनते हैं। ये हाइड्रोजन बंध बनते किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। बच्चे भूल जाते हैं कि ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कैसे याद रखें। ऐसा कर दो कि H मतलब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और आजकल किससे जुड़ा हुआ है? फोन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कह सकता है ये फोन से जुड़ेगा। हाइड्रोजन बंध हमेशा फोन से जुड़ता है। और ये किस में बनता है? बर्फ में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिसके कारण मजबूती ज्यादा होगी, और इस बर्फ में हाइड्रोजन बंध भी होते हैं। और हाइड्रोजन बंध तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में होता है। लेकिन ये वाटर का जो अणु बना है इसमें ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। अब ये सहसंयोजक बंध है क्या? सहसंयोजक बंध क्या है? सहसंयोजक बंध होता है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। साझा मतलब कोई बिजनेस करते हैं, अपने आप कुछ पैसा दे दिया, कुछ ले लिया, या मिलके बिजनेस कर लिया, उसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। वो क्या होता है वो देखते हैं। देखो, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, और ये हो गया जल का अणु, ये इसको कहते हैं जल। अब बात आई कि इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये क्या है वो देख लेते हैं। सहसंयोजक बंध ये क्या होता है ये देखते हैं। सहसंयोजक बंध हमेशा बनता है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। सहसंयोजक बंध ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, साझा करने से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया, 7 हो गए, और हाइड्रोजन से भी एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गए। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, स्थायित्व पूरा हो गया। हाइड्रोजन में देखो 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए भी हैं और दिए भी हैं, और हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन लिए भी हैं और दिए भी हैं। इसको कहते हैं साझा करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के साझा करने से सहसंयोजक बंध बनते हैं। जरूरत ही क्यों पड़ी? सहसंयोजक बंध बनते हैं, ऑक्सीजन बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, नाइट्रोजन बनाएगा, कई नहीं बनाते हैं। क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। स्थायित्व के लिए कोई भी चीज रिएक्शन करती है, स्थायित्व के लिए। स्थायित्व के लिए जो कि कितने क्या चाहिए? अष्टक पूरा चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा करने के लिए रिएक्शन करेंगे, जैसे अष्टक पूरा हो जाएगा ये रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपन सोचते हैं कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, 12th कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, उसके बाद अपन स्थायी हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपन थोड़ी पढ़ाई करना कम कर देते हैं। वैसे ही इनका स्थायी तो है जो कि जॉब नहीं है, अष्टक पूरा करना है। जैसे अष्टक पूरा हो जाएगा वो पढ़ाई करना या जो अपने रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। रिएक्शन की कैपेसिटी डिपेंड करेगी खाली इनके अष्टक पूरा करने पर। जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो रिएक्शन करेंगे, और जिसके पास कुछ भी कमी नहीं होगी, सारा फुलफिल होगा, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। ऐसा मान सकते हैं कि
कोई बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं तो वो कैसे क्यों पढ़ेंगे, उनके पास सब कुछ होता है। वैसे ही ऐसे कुछ एग्जाम्पल होता है आर्गन। आर्गन 18 नंबर पर आता है, उसके पास है जो कि सारा अष्टक पूरा होता है, 2 8 8। इसके बारे में और आगे जानकारी लेंगे कि ये कैसे क्या हुआ वो भी देखेंगे। इसके बारीकोस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए वो ना तो रिएक्शन करता है, ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका स्थिति पूरा है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए उसने रिएक्शन की। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 2 चाहता था, इसलिए इसने रिएक्शन की और एक सहसंयोजक बंध बना दिया। ये सहसंयोजक बंध के कारण और हाइड्रोजन बंध के कारण ये बर्फ की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनती है कुछ। हीट चेंज कैसे की जाए है, बीसी सीट है ना, यस।